Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about Chapter 6, International Organization. Today's our topics introduce and evaluation of UNO. यानी कि हम UNO या ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में। और जो UNO, जो वर्ल्ड का आज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा माना जाता है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसका जो हिस्ट्री है, किस तरह से वो डेवलप हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत क्यों होती है। अब मान लीजिए हम एक कंट्री है, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके, उससे रिलेटेड जो भी है। तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके, इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड के अंदर पीसफुली इन्वायरमेंट बनाना है, वर्ल्ड के अंदर कोई और प्रॉब्लम चल रही है, कोई टेररिज्म को लेकर के चल रही है, इन्वायरमेंट को लेकर के चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चल रही है, वॉर्स को, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको लेकर के क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर अगर हम आज की बात करें तो UNO आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ UNO और उसकी एजेंसी, उसके पार्ट्स के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अलग पॉइंट्स में भी लिखा है कि नीड क्यों होती है हमें किसकी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। या आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि UNO की नीड क्यों पड़ी, तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ नीड के बारे में। तो लिखा भी है पीसफुली सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अगर कोई वर्ड के अंदर अगर मान लो आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया दिया, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, जो CBSE ज़्यादा 1 मार्क्स में इसी तरह के पूछती हैं। तो आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए और ऑप्शन दिए हों, अगर मान लीजिए उसमें ये भी ऑप्शन हो और ये भी हो कि टू स्टॉप वार्स भी हो और इंटरनेशनल कोऑपरेट भी हो, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टू स्टॉप वार्स को टिक कराना होगा उसके अंदर। क्योंकि मेन पर्पज जब सेटअप किया गया था तब 2 ही मेन पर्पज थे उसके। सबसे पहला क्या, जो वर्ल्ड वार हो रहे हैं बार बार उसको रोकना, जिसके बारे में आगे बताएंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार लगातार 30 ईयर्स के बीच में 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे। तो सबसे मेन पर्पज आने वाले समय में जो वर्ल्ड वार हो रहे थे उनको रोकना था। दूसरा मेन पर्पज था कि जो डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं उसी को लेकर के वर्ल्ड वार होते हैं। तो जो डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं उनको वार से पहले ही एक ऐसी सिचुएशन बना देना कि पीसफुली इन्वायरमेंट बन जाए। तो ये 2 मेन पर्पज थे। बाकी पर्पज क्या है, नीड के जो बताइए, ये पर्पज में भी लिख सकते हो आप, एम्स भी लिख सकते हो, सेम बात ही आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, उससे निपटना हो, जैसे आज कोरोना चल रहा है या दूसरी इश्यूज इस तरह की महामारी आ जाती है या कोई सुनामी वगैरह आई है, तो उससे निपटना हो तो क्या है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये बाद के हैं, यानी मेन आपका क्या होगा, पीसफुली सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड टू स्टॉप्स वार। ये 2 पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट में आएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, आपस में उनका कॉर्पोरेशन करना हो, आपस में सहयोग करना हो, ग्लोबल इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करना हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन जो अभी एट प्रेजेंट आ रही है उसका सॉल्यूशन करना हो। इसके अलावा आप टेररिज्म का सॉल्यूशन करना हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि जो इन्वायरमेंट है वो लगातार पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन करना हो। तो ये इश्यूज हैं बाद में आते हैं। तो मेन क्या है, जिसका सेटअप हुआ था यानी UNO बनाया गया था, वो इन 2 चीज़ों के लिए बनाया गया था। ये बाद में एम्स क्या है, लगातार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते गए। अगर आज की बात करें, आज मान लीजिए UNO की मीटिंग होती है तो उसमें वर्ल्ड वार तो है ही नहीं, इश्यूज नहीं उठाया जाए, छोटे मोटे वार चलते रहते हैं वही हैं। लेकिन क्या है, इशू किसके ऊपर उठेगा, टेररिज्म के ऊपर उठेगा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उठेगा। तो वो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अब बने हैं। लेकिन उस टाइम जब था, जब UNO बनाया गया था, इसके लिए बनाया गया था। तो अगला है इवोल्यूशन ऑफ UNO, यानी UNO का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इससे पहले बता देते हैं कि 1914 से लेकर के 1919 तक क्या चला था। 1919 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, ये आपको पता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही 1920 में लीग ऑफ नेशन बना दिया गया था कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिससे वर्ल्ड के अंदर दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो, यानी कंट्री आपस में मिलकर के बात करें। इसकी शुरुआत ब्रिटेन के द्वारा की गई थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि अमेरिका है, रसिया जैसे कंट्री इसके मेंबर नहीं बने थे, जो बड़े बड़े कंट्री हैं। जो जर्मनी है, इन्होंने भी कुछ समय बाद इसको अपने आप से दूर कर लिया। तो इस तरह से क्या वो सक्सेस नहीं हो पाया था।
तो लीग ऑफ नेशन क्या है, जल्दी ही फेल हो जाता है, यानी 32 तक क्या है बिल्कुल फेल हो जाता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। तो इसके कारण 1939 के अंदर क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो जो ब्रिटेन के हैं, रसिया के हैं या अमेरिका के हैं, चाइना के, ये इन प्रेजेंट यानी जो एक तरफ थे, एक्सिस पावर के अलावा जो दूसरी पावर थी उसकी तरफ से, तो इसलिए क्या है, ये क्या है, आपस में इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की बात रखते हैं जिससे वर्ल्ड के अंदर क्या है, एक मतलब मेन बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर क्या है पूरा का पूरा कंट्री चलता रहे और कोई क्या है किसी के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर न करते हुए वर्ल्ड वार से बचाया जा सके कंट्री को। तो इस तरह से क्या है, वो 1939 के बाद कुछ मीटिंग्स वगैरह की जाने लगी जिससे चल करके 45 में जाकर के यूएनओ बनता है। तो हम क्या है इसके अंदर उन मेन पॉइंट्स को करेंगे जिन्होंने यूएनओ को बनाने में मेन रोल किया है। सबसे पहला है 14 अगस्त 1941 को, इससे पहले वैसे लंदन के अंदर भी हो चुकी थी, एक लंदन के अंदर भी क्या है मीटिंग्स हुई थी, उसके अंदर भी घोषणा की गई थी ब्रिटेन के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल के द्वारा कि इस तरह का हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यूएनओ के लिए। तो फर्स्ट क्या है, 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक, पॉइंट का नाम आप अटलांटिक चार्टर लिख सकते हो, अटलांटिक चार्टर दिया गया, यानी कि एक चार्टर पेश किया गया जिसको किसने बनाया, रूजवेल्ट और चर्चिल ने। रूजवेल्ट कौन थे, उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों के द्वारा क्या है, ये अटलांटिक चार्टर बनाया गया और इसके अंदर कुछ एम्स वगैरह रखे गए कि वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। यानी मेन अब तक इन्होंने क्या है सबके लिए नहीं बनाया था, अब तक इनका काम क्या था, इनका काम था कि हम जितने भी फ्रेंड हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनके लिए एक जैसा आशय बनाया जाए, इस तरह का एक चार्टर बनाया जाए ताकि हम क्या है एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हुए इकट्ठे रहें। लेकिन धीरे धीरे ये क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेता। तो इसकी शुरुआत 14 अगस्त 1941 को क्या है अटलांटिक चार्टर के रूप में होती है। इसके बाद जब ये चार्टर बना दिया गया, इसके एम्स रख दिए गए, तो यूनाइटेड नेशन मैनिफेस्टो बनाया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ आप जिसको बोल सकते हो, उसका मैनिफेस्टो तैयार किया गया। कब, 1 जनवरी 1942 को। इसके लिए मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर 26 कंट्री जो आपस में फ्रेंड थे, 26 कंट्री जिसमें चीन भी था उस समय इनका फ्रेंड, यूएसए था, रसिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जो भी थे उन सबको इनवाइट किया गया और 26 मेंबर को उस मैनिफेस्टो के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहा गया, साइन करने के लिए। यानी कि यूएनओ की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल का डाटा तैयार किया गया था, एक खाका तैयार किया गया था, वो खाका सभी को प्रोवाइड कर दिया गया कि हम इन प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ ही क्या है, क्या दिया गया, एक बात और कहेगी कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट चल रहा है। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम में से यानी इन 26 कंट्री में से कोई भी किसी उस कंट्री के साथ जो हमारे साथ लड़ रहा है, एक्सिस पावर के साथ क्या नहीं करेगा, किसी भी तरह की ट्रीटी नहीं करेगा अकेला, मिल करेंगे तो सब मिल करके एक साथ करेंगे, ये भी बात रखेगी। थर्ड क्या है फिर, मास्को के अंदर क्या डिक्लेरेशन घोषणा हुई थी, कब, 30 अक्टूबर 1943 को, जिसके अंदर मेन पर्पज यानी यूएनओ बनाने की जो बात रख दी गई, एम्स रख दिया गया था, वो एम्स इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता था जो बेसिक प्रिंसिपल से निकल करके आया था। फिर है तेहरान के अंदर भी क्या है कॉन्फ्रेंस हुई, कब, 1943 को, नवंबर और दिसंबर में। अब काफ़ी बुक्स में हो सकता है दिसंबर की डेट दे रखी हो, काफ़ी में नवंबर की दे रखी। ये क्या है, नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ में चली, लेकिन जो डिसीजन हुआ 1 दिसंबर 1943 को है, इसलिए काफ़ी जगह दिसंबर 1943 भी लिखा हुआ है। तो इस तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन मेन जो 3 पावरफुल कंट्री थे, कौन कौन, रसिया के प्रेसिडेंट, उसमें कौन थे, स्टालिन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्या है, चर्चिल मिले और उन्होंने इन बातों के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किया जा सकता है। इन सब बातों के ऊपर सहमति हुई, लेकिन वो काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे थे जिनके ऊपर वो आपस में एग्री नहीं हो पाए। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है फेब 1945 में। ये किसके लिए होती है, उन्हीं चीज़ों के लिए होती है। अब इसके अंदर क्या रसिया के नहीं आते, उन्हीं इश्यूज, रसिया के प्रेसिडेंट इसके अंदर शामिल नहीं होते, उन्हीं के लिए होती है कि इसके अंदर क्या है, जो इश्यू चल रहे हैं, जो मेन इश्यू चल रहे हैं जिनके ऊपर है, उनको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए ताकि जो कंट्री है, मेनली जैसे कुछ कंट्री चाह रहे थे पावर्स क्या है रसिया की बजाय चाइना को दे दी जाए, इस तरह के इश्यू चल रहे थे, तो ये इसके अंदर सुलझाए गए। ये
फेब 1943 के अंदर हुई। उसके बाद जो सबसे मेन है सेंट फ्रांसिस्को, वैसे सॉल्यूशन है तकरीबन इसके अंदर हो चुका था वीटो पावर्स वगैरह को लेकर के दूसरा, लेकिन मेन जो हुआ सेंट फ्रांसिस्को के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1943 में। अब यहाँ पर भी अप्रैल मई जून तीनों लिखे मिल सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून 1946 तक हुई थी, सॉरी 45 तक हुई थी, यानी कि अप्रैल से लेकर के मई और जून यानी 2 मंथ्स के आसपास के ये कॉन्फ्रेंस चली थी। इसके अंदर वीटो पावर किस कंट्री को दी जानी चाहिए, कितने कंट्री हो गए वीटो पावर्स के बाद, यानी अब जो मेंबर है नए मेंबर जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कोई एक कंट्री पावरफुल हो सके, इस तरह की इश्यूज के ऊपर बात की गई थी। और तकरीबन इसके अंदर सभी सहमत, सभी का मतलब मेन सहमत किसका होना था, ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका। ब्रिटेन तो सहमत था ही, लेकिन काफ़ी इश्यूज के ऊपर रसिया और यूएसए दोनों क्या है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो वो सारे इश्यूज इसके अंदर रखे गए। और उस समय का मतलब 26 जून तो एक कंप्लीट हो जाता है, बन करके तैयार था बिल्कुल, लेकिन इसको क्या इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, बनाया नहीं गया लोगों की नज़र में। और इसके अंदर 50 कंट्री ने इसके ऊपर साइन कर दिए, यानी 50 देश जो उस समय एट प्रेजेंट के मेंबर थे उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 को, ये डेट दी गई, ये बनाया गया। उसके बाद इसके सेक्रेट वगैरह बनाए जाते हैं, वो बाद में हम क्या है इसके जो पार्ट्स आएंगे उसके साथ करेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है यूएनओ इस्टेब्लिश कर दिया गया, उसकी स्थापना की गई। तो यूएनओ का जो डे बनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये था तो उसमें 51 मेंबर क्या है माने जाते हैं स्टार्टिंग में। अब 51 में से 50 मेंबर तो ये थे जो 26 जून को जिन्होंने साइन किया, 1 मेंबर इसके पास साथ और इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम था पोलैंड। पोलैंड इसके साथ क्या है इन्वॉल्व हो जाता है, यानी उस समय हम कह सकते हैं कि 24 जून 1953 को क्या है इसके अंदर कितने मेंबर बनते हैं, 51 मेंबर बनते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद की, तो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर क्या हैं इसके हैं, 193 मेंबर एट प्रेजेंट है। अगर आज क्या है इसके मेंबर काउंट किया जाए तो 193 वर्ल्ड में से। इसके अलावा क्या 2 मेंबर होली सी और स्टेट ऑफ प्लास्टीन, ये क्या है इसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर में माने जाते हैं। लेकिन आपसे अगर मेंबर पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आपको 193 लिखना है, इनको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है। दीज आर ओनली ऑब्जर्वर मेंबर। तो इस तरह से ये मेंबर है। अगर इंडिया का क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता, इंडिया इसका कब मेंबर बना है, तो वो 30 अक्टूबर 1945 को बना है। वैसे तो वो उस समय क्या था ब्रिटेन की कॉलोनी था, और ब्रिटेन ने धीरे धीरे क्या है उसके बाद क्या कर दिया गया, अपनी जितनी भी कॉलोनीज थे उनको इन्वॉल्व करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि वो 20 के मेंबरशिप बने। लेकिन इसके अंदर एक रूल था कि वो सोवरेनिटी होना चाहिए। तो वर्ल्ड की नज़र में उस समय क्या है इंडिया को सोवरेनिटी दे रखी थी ब्रिटेन ने। कहने का तो क्या है ब्रिटेन की गवर्नमेंट काम कर रही थी वहाँ पर रियल के अंदर तो, लेकिन दुनिया की नज़र में उसने उनको क्या है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना रखा था और उसको इन्वॉल्व कर दिया गया यूएनओ के द्वारा 30 अक्टूबर 1945 को। ये पूछा भी नहीं जाता, फिर भी आप लिख सकते हो कि सिर्फ इस्टेब्लिश होने के 6 दिन है, यानी नेक्स्ट मंथ ही क्या इंडिया को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया। ये आपका क्या था इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ की जो हिस्ट्री है बनने की वो उसके बारे में। तो नीड के ही पर्पज निकल कर आपसे क्या 1 मार्क्स में एम्स या पर्पज भी पूछ लिया जाता है कि पर्पज क्या था, तो मेन पर्पज यही लिख सकते हो, पीसफुली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, पीसफुली सॉल्यूशन के लिए, वॉर्स को स्टॉप करने के लिए। ये क्या है इसके एम्स भी आप क्या है डाल सकते हो, यूएनओ के एम्स डाल सकते हो। तो हम क्या है नेक्स्ट पार्ट में इसके पार्ट्स के बारे में करेंगे, यूएनओ के जो 6 पार्ट है वो कैसे काम करते हैं, सबसे पावरफुल कौन सा पार्ट्स है तो उनके बारे में करेंगे। ये यूएनओ के बैकग्राउंड के बारे में था, उसकी हिस्ट्री के बारे में था, किस तरह से यूएनओ बन करके आगे आया, यानी वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बन करके सेटअप हुआ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।